देखो, मैंने राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ अच्छे से काम किया और जब तक वो कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस में थे, जब बीजेपी में आए तो उनके साथ बीजेपी में आए। जिला प्रमुख से लेकर विधायक तक और मंत्रिमंडल तक उनकी अहम योगदान रहा। और मैं कहना चाहूँगा कि उनका 2014 के अंदर जो इलेक्शन में अगर जीत का श्रेय है तो मैं राव साहब का मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब किसको किस पद के ऊपर सुशोभित किया जाए और कब किसको किस क्या जिम्मेवारी दी जाए, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व का काम है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूर्णतः खुश हूँ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ही कार्य कर रहा हूँ। नगर का पालिका बनाने का, उसके नामकरण के ऊपर दोनों गांवों के समझौता करवाने का, लेकिन दोनों गांवों के आपसी सहमति न बनने की वजह से नगर पालिका न बना करके भाकली ग्राम की पंचायत को भाकली 1 और भाकली 2 में स्टेशन और गांव को अलग अलग कर दिया, जिससे कम से कम विकास आगे बढ़ सके। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक, बल्कि पुल के कार्य आरंभ होने से पहले बाईपास बनना जरूरी था। मेरी तो ये सोच थी कि पब्लिक को कम से कम कोई विकल्प मिलना बहुत ही जरूरी था, वही जिससे साइड से रास्ता होता हो। अब पब्लिक को 5 किलोमीटर घूम के सेक्रेटरीट जाना पड़ता है। लेकिन कोसड़ी स्टेशन की, भाकली 2 की, भाकली 1 की और कोसड़ी गांव की जो जहाँ सब डिवीजन है, वहाँ की कनेक्टिविटी में अब जो पुल का कार्य आरंभ है, उससे 6 महीने से पब्लिक बड़ी भारी परेशानी में है। उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास भी दिलाया कि भी जल्दी ही बाईपास का कार्य आरंभ हो जाएगा। नहीं, अरविंद शर्मा जियों ने कोसड़ी की जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रेल की जो सुविधाएं हैं, वो 2 से 3 रेलों का ठहराव करवाना, नई रेल का, हरियाणा एक्सप्रेस का दोबारी से दिल्ली के लिए चलन करवाना, इसमें उनका अहम योगदान रहा है और इसमें कोसड़ी वासी इससे खुश भी हैं। ये तो अच्छा तो ये रहेगा कि सांसद के काम सांसद जी बताएं और विधायक के काम विधायक। अगर कहीं बात करते हैं तो हम कोसड़ी के अंदर अगर बात है तो सब डिवीजन का हल्का है और सब डिवीजन लेवल के ऊपर केवल अगर कोई दिक्कत है या किल्लत है तो ये बाईपास वाली किल्लत है। जब मैंने जिला प्रमुख के लिए मैडम सुरेश जी का आगे बढ़ाया जी, तो तब राव साहब से हम मिले। उस समय राव साहब से मेरी पहली मुलाकात थी जी। 2010 में राव साहब के व्यक्तित्व से, राव साहब की कार्यशैली से संतुष्ट होकर हम राव साहब के साथ जुड़े। राव साहब ने, मैं कहूँगा कि उन्हें पूर्णतः योगदान दिया। मेरे संबंध आज भी मधुर है, मैं आज भी उनको नेता मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो हमारे बड़े कद के नेता है और मैं तो कहूँगा कि मेरे को तो राजनीति गुरु कहूँगा कि राजनीति में लाने वाले उनका अहम योगदान है। विधानसभा कोसड़ी में अगर कोई असर है तो भारतीय जनता पार्टी का असर है, व्यक्तित्व या व्यक्ति विशेष का कोई असर। शीर्ष नेतृत्व जैसे चाहेगा, अगर इलेक्शन लड़ाना चाहेगा, चुनाव लड़ाना चाहेगा, चुनाव लड़ेंगे। अगर बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिस प्रकार का उनका आदेश होगा उस प्रकार का पालन होगा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव। विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में, अपने शुभचिंतकों में ठेकेदार के नाम से ही आज भी इनकी पहचान है। ठेकेदार साहब, सबसे पहले तो एनजेपी के स्टूडियो में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका और नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मुबारक। सीधा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, क्योंकि राजनीति में एकदम बहुत तेजी से ऊंचाई पर आप पहुंचे थे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि राजनीति में पदार्पण विक्रम सिंह यादव का कैसे हुआ? 2010 में मेरी धर्मपत्नी ने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और वो जिला प्रमुख के पद तक पहुंची। उसके बाद में 2014 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने का अवसर मिला और उसमें जनता ने एक मत के साथ पहली दफ़ा में 11,000 वोटों के लगभग जिता करके भेजा। उसी कड़ी में पहली दफ़ा विधायक बने और पहली दफ़ा माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में मंत्री बनने का अवसर प्रदान हुआ। तो सबसे पहले पत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और कौन सा वार्ड था?
वार्ड नंबर 2 था। वार्ड नंबर 2 से वो चुनाव जीती और जिला प्रमुख के पद तक पहुंची। सीधे बनी कि बीच में उनकी ताजपोशी हुई थी? सीधे पहली बार ही बन गए थे? पहली दफा ही उन्होंने जिला परिषद तो मुझे जहां तक याद है उस समय आप भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में थे और राव इंद्रजीत भी, शायद या बाद की बात है, पहले की है ना? पहले की। तो उस समय राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे, आप भी उनके साथ जुड़े हुए थे और फिर आपको जिला प्रमुख बनाने में भी उनका योगदान रहा था। यही बात है। तो अब मेरा सवाल ये शुरू होता है कि आपने कांग्रेस की राजनीति को भी देखा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी देखा और देख भी रहे हैं। तो कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या अंतर विक्रम सिंह यादव मानते हैं? देखो, मैंने राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ अच्छे से काम किया और जब तक वो कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस में थे, जब बीजेपी में आए तो उनके साथ बीजेपी में आई। जिला प्रमुख से लेकर विधायक तक और मंत्रिमंडल तक उनकी अहम योगदान रहा जी। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राव साहब का अपने दक्षिणी हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और सभी उनके द्वारा जो भी सभी कैंडिडेट थे, हम सभी जीत करके गए। वो ऐसा में एक लोगों में जिज्ञासा रहती है, जब आपने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, तब कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह मैदान में थे जी। और आपके पक्ष में उनके बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह खड़े थे भारतीय जनता पार्टी को। अब जिन लोगों के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, कांग्रेस में कार्यकर्ता ही थे और यादवेंद्र सिंह का बड़ा कद था उस समय आपके सामने, उन्हीं के सामने चुनाव मैदान में जब उतरे तो कैसा महसूस हुआ? कोई असहज स्थिति बनी थी या सीधा पूरा दिलेरी के साथ चुनाव मैदान में उतर गए? मतलब क्या महसूस हुआ था उस समय की थिंकिंग हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, उस समय की जो राव साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राव साहब ने टिकट के अंदर योगदान किया और टिकट दिलवाई और पूर्णतः विश्वास के साथ इलेक्शन लड़ाया। और मैं कहना चाहूँगा कि उनका 2014 के अंदर जो इलेक्शन में अगर जीत का श्रेय है तो मैं राव साहब का मानता हूँ। राव इंद्रजीत को श्रेय। तो अभी 2014 में राव इंद्रजीत ने मदद की और हम 2014 का चुनाव जीते। आपको पहली बार जब मंत्री बनाया गया उस समय की परिस्थितियां हम जानना चाह रहे हैं। सीधे आपको सबसे पहले किसने सूचना दी थी कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? ध्यान है? ध्यान है। मेरे को तो टिकट दिलवाने की बात से लेकर और जीतने तक की और मंत्रिमंडल में जाने तक की उस समय की जो सूचनाएं हैं वो राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा ही हैं और उन्हीं के सहयोग से ही मंत्रिमंडल में पहुंचे। हम अतीत के जख्म नहीं कुरीद रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को उन परिस्थितियों से अवगत कराना चाहते हैं कि एक आपकी पहचान हुई एक शराफत से, एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति मंत्री पद तक पहुँचे हैं, फिर एक अधूरे कार्यकाल में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। आप उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहेंगे कि क्यों मंत्री पद छोड़ना पड़ा? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, आपको बीच में ही मंत्री पद छोड़ना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब किसको किस पद के ऊपर सुशोभित किया जाए और कब किसको किस क्या जिम्मेवारी दी जाए, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो भी जिम्मेवारियां उन्होंने दी हमें बेखूबी निभाई और अब भी जो जिम्मेवारियां हैं तो मैं समझता हूँ कि हल्के में हम उनको बेखूबी से निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मैं बीच में ये पूछ रहा था विचारधारा के स्तर पर, जैसे एक तो व्यक्ति के साथ होता है आदमी, जैसे राव इंद्रजीत के साथ आप थे 2014 से पहले, 2014 के चुनाव में, एक संगठन के साथ, विचारधारा के साथ, तो कांग्रेस की विचारधारा, फिर दूसरी विचारधारा भाजपा की। मैं यही जानना चाह रहा था विचारधारा के स्तर पर आप किस संगठन को बढ़िया पाते हैं और क्या आप व्यक्ति के साथ जुड़े रहने में उचित मानते हैं या संगठन के साथ जुड़े रहने में उचित मानते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जहाँ तक संगठन की बात करते हैं तो संगठन तो एक संगठित होता है, वो एक उसकी मजबूताई अलग ही होती है। एक व्यक्तिगत की पोजीशन ही होती है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूर्णतः खुश हूँ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ही कार्य कर रहा हूँ। 2014 से और 2024 आ गई, मुझे लग रहा है कि मैं जिस प्रकार की कार्यशैली
भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने की, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ऊपर से ऊपर के पद तक पहुंचने का जो अवसर प्राप्त होता है भारतीय जनता पार्टी में, संगठन स्तर पर। अब चलिए उसकी बात करते हैं, डेवलपमेंट पे आते हैं, विकास पर। 2014 के चुनाव में बहुत अच्छा समर्थन मिलता है कोसली से। 2019 के चुनाव में कोसली की जनता मैंडेट देती है भाजपा के पक्ष में, बहुत अच्छा चुनाव रहता है। लोकसभा के जो चुनाव आते हैं उसमें भी बहुत अच्छा समर्थन कोसली से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। डेवलपमेंट के स्तर पर हम कहाँ खड़ा पाते हैं कोसली को, कि जितना तगड़ा समर्थन कोसली को मिला उतना तगड़ा डेवलपमेंट आप देख पाते हैं? हाँ, 2014 से 2019 तक कोसली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। एक योजना के अंदर हमें कोसली हलके के अंदर इस प्रकार के विकास की गति को आगे बढ़ाया, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज शहादत नगर के है, चाहे जाटसाना सरकारी कॉलेज है, चाहे रीजनल सेंटर लुल्ला हीर है। एक 5 वर्ष की योजनाएं में 3-3 कॉलेज बनना बहुत बड़ी बात है। पिछले हम 6 दशक से देख रहे थे। और 2014 से 2019 तक 3 कॉलेज बने। 3 कॉलेज बने जी, कौन कौन से एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? रीजनल सेंटर लुल्ला हीर का, जो जी मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा जी 9th और 10th का, और हमें बढ़ते के साथ पहला वहाँ सरकारी स्कूल में उनकी क्लासें आरंभ की, और आज वो भवन बन करके तैयार हो गया, उनकी बिल्डिंग अब वो उसमें शिफ्ट हो जाएगी, भवन बनने के तैयार। हाँ तैयार हो। लुल्ला हीर का हो गया। दूसरा सरकारी कॉलेज जाटसाना वार्ड, जिसमें लड़का लड़कियों का दोनों का है, और हमें वो सरकारी बिल्डिंग के अंदर ही मुझे उसमें हवन करवा के आरंभ करवा दिया था, और आज उसकी भी बिल्डिंग की मंजूरी मिल गई है, उनकी ग्रांट अलॉट हो गई है, और जल्दी उसकी बिल्डिंग आरंभ हो जाएगी बननी। बाकी कॉलेज चल रहा है, सरकारी स्कूल में चल रहा है। तीसरा नर्सिंग कॉलेज शहादत नगर, जो मेरा अपना पैतृक गांव है, उस गांव में कोसली स्टेशन से लगता है, उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई, सिर्फ उसका उद्घाटन होना बाकी है। 2019 तक आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अब लक्ष्मण यादव प्रतिनिधित्व करते हैं, कोसली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा विवाद बहुत लंबे समय से चला रहा है कोसली और भाकली के बीच, जो नामकरण को लेकर के नगर पालिका नहीं बन पाती है, उस विवाद को सुलझाने के लिए विक्रम यादव की तरफ से कोई पहल आज तक हुई है? बहुत अच्छी पहल हुई। मेरा रेजिडेंस कोसली में है, भाकली 2 कहलाता है, और उसके हमें बड़े प्रयास किए नगर का पालिका बनाने का, उसके नामकरण के ऊपर दोनों गांवों के समझौता करवाने का, लेकिन दोनों गांवों के आपसी सहमति न बनने की वजह से नगर पालिका ने बना करके भाकली ग्राम की पंचायत को भाकली 1 और भाकली 2 में स्टेशन और गांव को अलग अलग कर दिया, जिससे कम से कम विकास आगे बढ़ सके। ईमानदार सरकार की बात होती है, दावे किए जाते हैं। कोसली में जो एक पुल बनता है, बहुत सारा चर्चा में आता है, वो डैमेज होता है। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वहाँ पर, और उनको लेकर के उंगली उठी है, उनको लेकर के ठेकेदार साहब क्या कहेंगे? देखो, पुल जो बना वो कांग्रेस सरकार के समय में बना जी, और इसमें जहां ठेकेदार की अपनी कुछ खामियां रही होंगी, आज उसको दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक, बल्कि पुल के कार्य आरंभ होने से पहले बाईपास बनना जरूरी था। मेरी तो ये सोच थी कि पब्लिक को कम से कम कोई विकल्प मिलना बहुत ही जरूरी था, वही जिससे साइड से रास्ता होता हो। अब पब्लिक को 5 किलोमीटर घूम के सेक्रेटरीट जाना पड़ता है कोसली के अंदर, या भाकली गांव में अगर शहादत नगर की तरफ जाना पड़ता है, तो उनको काफ़ी लंबी परेशानी चल रही है। कनेक्टिविटी को देखें तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोसली की आज भी कोई अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। वो जाता है रास्ते तो घूम फिर करके जाते हैं। इस कनेक्टिविटी को लेकर भी कोई प्लान, आपके डेवलपमेंट प्लान आपके मन में रहा हो, जो साझा किया हो चीफ मिनिस्टर से या दूसरे बड़े पदाधिकारी? कोसली से रेवाड़ी की कनेक्टिविटी तो अच्छी है, इसमें नहीं, लेकिन कोसली स्टेशन की, भाकली 2 की, भाकली 1 की और कोसली गांव की जो जहाँ सब डिवीजन है, वहाँ की कनेक्टिविटी में अब जो पुल का कार्य आरंभ है, उससे 6 महीने से पब्लिक बड़ी भारी परेशानी में है। उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास भी दिलाया कि भी जल्दी ही बाईपास का कार्य आरंभ हो जाएगा।
तो बाईपास की आज के दिन सख्त ज़रूरत है। उस कनेक्टिविटी की जो दिक्कत है, तो 5-7 गांव जो नज़दीक के आपस में गांव वो एक दूसरे रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनको 5 से 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। मनभेद और मतभेद दोनों अलग अलग बात है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब सार्वजनिक मंचों से ठेकेदार साहब और मौजूदा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव दोनों के बीच खाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या मतभेद है? लक्ष्मण सिंह की जो विचारधारा है, जो काम करने की शैली है, क्या आप लोगों के बीच कभी बातचीत होकर के तालमेल से किसी कार्य योजना पर विचार होता है, या लक्ष्मण जी स्वतंत्र फैसले लेते हैं, आपको विश्वास में नहीं लेते? क्या क्या वजह रहती है टकराव की? देखो जी, ऐसा कोई मनभेद नहीं है। बाकी रही बात, आज हल्के का प्रतिनिधित्व करने को उनकी जिम्मेवारी है, और वो इस प्रकार के कार्य में अगर कार्यकर्ता से अपने साथियों से सलाह लेकर के चले तो और भी अच्छा है, और इस प्रकार का हमारा आपस में कोई मनभेद नहीं है। साथियों से सलाह लेके चल रहे हैं? देखो जी, अब तो वो बताएंगे। जी जी। आपके आपके सांसद की भूमिका को लेकर के बात करते हैं। अरविंद शर्मा की भूमिका को लेकर के बात करते हैं। अरविंद शर्मा को बहुत भारी मतों से जिता करके कोसली की जनता ने भेजा था। आप अरविंद शर्मा की कोसली क्षेत्र में भूमिका से कितने संतुष्ट हैं? क्या ऐसे बड़े काम हैं जिन्हें बताया जा सकता है कि हमने जो सही फैसला लिया, कोसली की जनता ने अरविंद शर्मा को जिताया, तो इसलिए कोसली को ये मिला? नहीं, अरविंद शर्मा जियों ने कोसली की जनता के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि रेल की जो सुविधाएं हैं, वो 2 से 3 रेलों का ठहराव करवाना, नई रेल का, हरियाणा एक्सप्रेस का दोबारी से दिल्ली के लिए चलन करवाना, इसमें उनका अहम योगदान रहा है, और इसमें कोसली वासी इससे खुश भी हैं। तो जिस तरह उनके काम बताएं, सांसद के कुछ विधायक के काम बता सकते हैं 2019 के बाद में कोसली में ये मिल गया है? ये तो अच्छा तो ये रहेगा कि सांसद के काम सांसद जी बताएं और विधायक के काम विधायक। मैं कोसली के लीडर से मैं जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा सरकार में, मनोहर सरकार में कोसली में डेवलपमेंट का बड़ा काम क्या रहा जिसको आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी, अगर पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है तो चुनाव की तैयारी में है। जी, जी, पार्टी का अपना पार्टी का फैसला है। पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, पार्टी नहीं देती है तो आप पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। ये तो पार्टी का फैसला है। मैं आपकी बात पर फूल चढ़ा रहा हूँ, आपकी बात को मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक रोड मैप होता है मन में कि मेरी कोसली के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे मन में ये है। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोसली में इस समय किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कोसली में आज की अगर कोई बात की हम जरूर समझ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि कोसली स्टेशन के लिए, क्योंकि पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, कोसली हल्का क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा का सबसे बड़ा हल्का है, और अब तो वोटिंग के मामले में भी दूसरे और तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर कहीं बात करते हैं तो हम कोसली के अंदर अगर बात है तो सब डिवीजन का हल्का है, और सब डिवीजन लेवल के ऊपर केवल अगर कोई दिक्कत है या किल्लत है तो ये बाईपास वाली किल्लत है। अदरवाइज तो गाँव में चाहे वो 2014 से 2019 के बीच में ही बनी हो, सब तहसील पालावास बन के तैयार हो गई, काम चल रहा है। चाहे खंड ढेना बन के तैयार हो गया, काम चल रहा है। इसी प्रकार के बिजली विभाग के काम है, तो कामों की कोई कसर नहीं है, कामों से पब्लिक खुश है। और 2014 से लेकर 2024 तक काम की पोजीशन अच्छी है, विकास की गति में किसी प्रकार का पब्लिक का रुझान अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और मुझे भरोसा भी है कि 2014 की ही तरह जिस प्रकार 2014-2019 का पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी बहुमत दे करके विजयी बनाया, 2024 में भी उससे भी अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। 2014 में राव इंद्रजीत सिंह खुद आपको लेकर आते हैं, टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, अपने भाई के खिलाफ मैदान में उतरते, चुनाव जितवाते। 2019 आते आते स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि मंच पर भी असहज स्थिति सभी ने देखी थी। मैं उसका जिक्र दोबारा नहीं कर रहा हूँ, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर सबने देखी थी। 2019 में विक्रम यादव की पैरवी नहीं करते हैं, दूसरे नाम की पैरवी होती है। उसके पीछे की वजह क्या है? ये जो आप इसको ये समझ लीजिए, जो मधुरता पहले थी 2014 में, वो 2019 आते आते उस मिठास में कमी कहाँ से आई, या वो मिठास की जगह मैं कहूँ वो खटास कहाँ से आई? देखो, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना पहले हुआ ना अब हुआ। मैं तो आपके एनजीपी स्टूडियो के माध्यम से स्पष्ट बताया कि 2010 में जिस प्रकार से मेरी धर्मपत्नी ने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, उस समय तक मैं राव साहब के टच में नहीं था।
जिला परिषद के इलेक्शन के समय। जी जी। और उन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन रेवाड़ी जिले में सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज करवाई। उस समय हमें राव साहब के कैंडिडेट हमारे कोसड़ी गांव से कैलाश बाई जी, जो वाइस प्रेसिडेंट रही जिला परिषद की, वो हमारे सामने कैंडिडेट थी और हमने उस अलग अलग पोजीशन में इलेक्शन लड़ा। 2010 में जब जिला परिषद का इलेक्शन भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज होने के बाद जब मैंने जिला प्रमुख के लिए मैडम सुरेश जी का आगे बढ़ाया जी तो तब राव साहब से हम मिले। उस समय राव साहब से मेरी पहली मुलाकात थी जी जी। 2010 में। राव साहब के व्यक्तित्व से, राव साहब की कार्यशैली से संतुष्ट होकर हम राव साहब के साथ जुड़े। राव साहब ने, मैं कहूँगा कि उन्हें पूर्णतः योगदान दिया और उन्होंने जिला प्रमुख बनाने में भी पूर्ण सहयोग किया। उसी प्रकार उनके कहने के उपरांत ही 2014 में मैंने इलेक्शन लड़े। कुछ परिस्थितियां कैसी होती हैं, आप जिस प्रकार बात कर रहे हैं खट्टा मिट्ठा के, मैं तो एक साधारण व्यक्तित्व का, ग्रामीण क्षेत्र का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मुझे इस प्रकार की कभी मैंने महसूस नहीं हुआ भाई किस प्रकार की, मैंने तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जाना होता है उनके घर पे, मुलाकात नहीं, बढ़िया मुलाकात रहती है। ऐसा व्यक्तित्व आज तक भी मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। राजनीतिक बातें अलग है भाई, किस प्रकार कौन कब आदमी किसकी पैरवी करे और किस परिस्थिति में करे वो तो मैं नहीं कह सकता। बाकी आज की भी पोजीशन की अगर बात हम करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मेरा व्यक्तित्व आज तक, मेरा कभी भी राव साहब के प्रति आपने किसी भी प्रकार का कोई मेरी तरफ से कोई बयानबाजी या किस प्रकार की नहीं। मैं तो, मेरे संबंध आज भी मधुर है। मैं आज भी उनको नेता मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो हमारे बड़े कद के नेता हैं और मैं तो कहूँगा कि मेरे को तो राजनीति गुरु कहूँगा कि राजनीति में लाने वाले उनका अहम योगदान है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे दक्षिणी हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे अच्छे नेता हैं। दक्षिणी हरियाणा से ही नहीं, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के उस शीर्ष नेतृत्व में उनकी अपनी काउंटिंग है। किसी भी प्रकार का हमारा कोई व्यक्तिगत कोई किसी प्रकार की कोई विचारधारा में फर्क नहीं है। वो मेरे आदर्श है, मैं उनको आज भी मानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे बड़े नेता हैं। चलिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो टीम थी, फिर 2019 आया। उस 2019 की टीम में एक्स मिनिस्टर जगदीश यादव भी थे। वो अभी 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वो 2023 में वो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए। जगदीश यादव के जाने का भारतीय जनता पार्टी की कोसली में संभावना पर कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई भी आदमी कभी भी किसी भी पार्टी को छोड़ के जाता है या वो अपने घर को भी छोड़ के जाता है तो नेचुरल बात होता है कि जब संगठन संगठित होता है तो उसका असर तो होता है। और राजनीतिक बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं किसी का कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व, अपने अपने वोट बैंक तो होता ही है, तो उसका थोड़ा बहुत असर जरूर रहता है। जो अब वो भारतीय, अब आज अगर हम हल्के की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई विधानसभा कोसड़ी में अगर कोई असर है तो भारतीय जनता पार्टी का असर है, व्यक्तित्व या व्यक्ति विशेष का कोई असर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का। चलिए, अभी आपको हम थोड़ा सा कोसली से बाहर, क्योंकि आप एक्स मिनिस्टर रह लिए हैं, हम थोड़ा सा व्यापकता में बात करेंगे। कोसली से हटकर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। रेवाड़ी जिले की जो है, मनोहर सरकार में पिछले 9 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, अब लगभग 9.25 साल होने को आए हैं। ऐसा क्या देखते हैं रेवाड़ी में बदलाव, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बदलाव, कि इस 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने हुड्डा सरकार से ज़्यादा अच्छा काम किया है या हुड्डा सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया था? आप तो उसकी हुड्डा सरकार की क्या तारीफ करेंगे, लेकिन मनोहर सरकार के ऐसे काम हमको बता दीजिए जो हुड्डा सरकार के काम को पीछे छोड़ते नजर आए। कोई भी आप पब्लिकली बता दीजिए कि मनोहर सरकार में रेवाड़ी ज़िले के लिए ये काम हुए हैं जिनका फ़ायदा हुआ है। अहिरवाल के लिए बता दीजिए, हरियाणा के लिए बता दीजिए, समस्त अहिरवाल के लिए बता दीजिए। देखो जी, मैं बताऊंगा आपको, जिस प्रकार से मैंने आपको काम गिनाए ये मनोहर सरकार के काम है। आज बीच में कोरोना काल के समय 2 साल के लगभग हर सरकार में हर प्रांत में काम रुक गए थे।
अब वो विकास की गति पकड़ने लगे हैं और विकास की गति पकड़ गए और दोबारा से हरियाणा की जनता ने अब मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताना है। वो लोग कहते हैं मनोहर लाल जी से मिलना जो है इजी अप्रोच नहीं है, दुर्लभ है। जगदीश ने पार्टी छोड़ी, जगदीश यादव ने पार्टी छोड़ी तो यही कह करके छोड़ी कि वे उनसे मुलाकात नहीं होती। आपका मिलना सहज भाव से होता है? मुख्यमंत्री के सामने कुछ मांगे उठाते हैं आप इलाके की? मैं तो जब भी जाता हूं तो मैं समझता हूं, मुझे कभी इस प्रकार का कोई महसूस नहीं हुआ कि भी बहुत ईजी सी मुलाकात हो जाती है। और अगर कोई हल्के की बात होती है तो भी उनको आसानी से हम रख देते हैं, रख ही नहीं देते हैं, उनका पालन भी होता है। उनका पालन भी होता है, वो करवा देते हैं। ठेकेदार साहब, एक सवाल जो है हम विकसित भारत जन संवाद यात्रा को लेकर के पूछना चाहेंगे। आपके कोसली विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों वाहन घूम रहे हैं, अधिकारी घूम रहे हैं, कितना उसका परिणाम निकल कर आ रहा है? क्या लोगों को लाभ मिल पा रहा है और आप उसको यात्रा को किस दृष्टि से देखते हैं? जन संकल्प यात्रा का मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लाभ मिल रहा है, आज तक इस प्रकार की कभी भी किसी सरकार में घर घर जाकर के प्रत्येक आदमी का, चाहे उसको वृद्धावस्था पेंशन का कार्य है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जियों की उज्जवल गैस योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, चाहे वो प्रांत की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, 500 से अधिक इस प्रकार की योजनाएं हैं जो हम गांव-गांव जाकर के हर विभाग के अधिकारी अपने अपने स्टॉल लगा करके उन ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी नागरिकों को वो सुविधाएं उत्पन्न वहीं हल करके दे रहे हैं। इससे गांव के लोगों में बहुत भारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति बड़ा उत्साह है। लाभ मिल रहा है, पार्टी को लाभ मिल रहा है। अभी एक अंतिम सवाल, फिर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। एक सवाल था हमारा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर विक्रम यादव को टिकट नहीं देती है तब विक्रम यादव की क्या भूमिका होगी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हल्के से, और मैं कहूंगा कि दक्षिणी हरियाणा से ही हमारे काफ़ी जो साथी, हमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ 2014 से 2019 का जो कार्यकाल करने में साथ मिला, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और फिर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया तो हमें उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं था और हमें बढ़िया भारी बहुमत के साथ लोकसभा में भी और विधानसभा में भी उनको भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर बढ़िया जोर शोर से उनको जिता करके भेजा। अब भी ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। शीर्ष नेतृत्व जैसे चाहेगा, अगर इलेक्शन लड़ाना चाहेगा, चुनाव लड़ाना चाहेगा, चुनाव लड़ेंगे। अगर बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिस प्रकार का उनका आदेश होगा उस प्रकार का पालन होगा। आपने विक्रम सिंह यादव को सुना। हर मुद्दे पर, हर विषय पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है, साफ गोई से अपनी बात कही है। विक्रम सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।